हेलो वंस अगेन एंड स्वागत है आप सबका अपने थर्ड लेक्चर में। और आज के लेक्चर का टॉपिक है ब्लड कलेक्शंस, द आर्ट ऑफ ब्लड कलेक्शंस और उसके आगे रजिस्ट्रेशन। अब मैं डॉक्टर शिल्पा तोतला, मैं डायरेक्टर हूँ कुशल पैथोलॉजी लैब जो औरंगाबाद में स्थित है। अब एक यहाँ पे डिस्क्लेमर ऐसा है कि जब मैं रजिस्ट्रेशन बता रही हूँ तो हमारी लैब का तरीका जो है वो बता रही हूँ, जिसमें और आज का जो रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्टर जो होता है उसके अंदर कैसे रजिस्टर किया जाता है और हमारी लैब में वो मैं बता रही हूँ। तो आप जहाँ भी बैठे हो, अगर आपके लिए इसमें से सेम टू सेम आप कॉपी कर सकते हो तो कीजिए, या आप इसमें से कौन सी अच्छी चीज़ अपने लिए ले सकते हैं वो आप देख सकते हैं। ओके, तो पहले हम देखेंगे ब्लड कलेक्शन। तो हमने देखा है पिछले एपिसोड में कि सैंपल के अलग अलग बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें कि ब्लड, यूरिन, स्टूल, सीमेन, फ्लूइड्स और आज की डेट में नेसोफेरेंजियल स्वैब्स। तो स्वैब्स के और भी प्रकार है, पस स्वैब है, थ्रोट स्वैब्स होते हैं, बट स्वैब ये भी एक प्रकार है। तो ये 6 मेन अलग अलग प्रकार के सैंपल्स हम लेते हैं, जिसमें आप सबको भी अच्छी तरीके से पता है कि सबसे ज़्यादा अगर लगता है किसी भी टेक्नीशियन के लिए तो वो है ब्लड कलेक्शन। तो इसीलिए हमने इसको फर्स्ट लेक्चर, थर्ड लेक्चर ही एकदम स्टार्टिंग में इसको लिया है। तो जनरली तो आपने देखा है ब्लड कलेक्शन कैसे करते हैं, बट आज हम सीखेंगे उसका सही और साइंटिफिक तरीका, है ना। बिकॉज जिस चीज़ को आपको अगले 50, 60, 70 साल के लिए यूज़ करना है, उसको आज अगर सही तरीके से सीख लो तो कभी भी कोई भी दिक्कत आगे नहीं आएगी। अगर ड्राइविंग करते वक्त ही आप अगर सही तरीका सीख लो, सही रूल सीख लो, कहाँ इंडिकेटर देना है, कब ब्रेक दबाना है, कितनी स्पीड से जाना है, कब हॉर्न बजाना है, तो आगे चल के आपके वो जहन में बैठ जाएगा। उसी तरीके से ये सही प्रकार का ब्लड कलेक्शन आज अगर सीख लो तो आगे कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द में इसको हम शुरू करते हैं। तो ब्लड कलेक्शन से पहले सबसे अगर इम्पोर्टेंट है तो एक सही प्रकार की कुर्सी। तो एक्चुअली तो ब्लड कलेक्शन लेट के करना चाहिए, बट उसके और भी कई प्रॉब्लम्स हैं। तो जनरली प्रैक्टिकली तो कई सारे लैबों में बैठ के ही ब्लड कलेक्शन की जाती है। तो कुर्सी का क्या इम्पोर्टेंस है? कुर्सी ऐसी हो जिसे एक हैंड रेस्ट हो, ताकि वो पेशेंट अपना हाथ ना हिलाए। तो पेशेंट को कुर्सी पे बिठा के वो आराम से हाथ टिकाएगा तो वो हाथ हिलाने का या हाथ को झटका देने का उसका प्रमाण कम हो जाएगा। तो ऐसी एक खाली कुर्सी होना ज़रूरी है। नंबर 2, पेशेंट को कंफर्टेबल बनाना। ये तुमको चाहिए तो आप लोग लिख सकते हो, इसे लिख लो, कंफर्टेबल बनाना सेकेंड पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट है कि पेशेंट को कंफर्टेबल बनाना। आज मैं खुद पैथोलॉजिस्ट हूँ, आप लोग टेक्नीशियन हैं, आप लोग खुद देखिए किसी दिन आपका ब्लड कलेक्शन भी करना है तो थोड़ा सा क्यों है ना, पर वो अंदर डर रहता ही है। तो हमें पेशेंट को कंफर्टेबल करना बहुत ज़रूरी है। वो सुई जो है वो चुभती है, सबको पता है। तो आप पेशेंट को बातों से, अपनी बातों से और अपनी एक्शन से, अपनी हरकतों से कंफर्टेबल बनाओ। अपना एक कॉन्फिडेंस जो है वो दिखना चाहिए आपके बॉडी लैंग्वेज में कि भाई आप एक एक्सपर्ट ब्लड कलेक्शन टेक्नीशियन हो। और ब्लड कलेक्शन को बोलते हैं फ्लेबोटॉमी। ये इंग्लिश वर्ड आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है, फ्लेबोटॉमी। और जो कॉरपोरेट लैब्स होती है या कई सारे लैबों में ब्लड कलेक्शन करने वाले एक अलग कैटेगरी है जिसको कहते हैं फ्लेबोटॉमिस्ट। ओके, तो फ्लेबोटॉमी हम सीख रहे हैं। तो फ्लेबोटॉमी से पहले कभी भी पेशेंट को कंफर्टेबल कर दो। तो कंफर्टेबल कैसे करेंगे? आप बैठ जाइए, एक 5 ही मिनट का प्रोसीजर है। एक छोटी सी सुई लगेगी, चींटी काटती है, उतना ही दर्द होता है। तो प्लीज़ अपना हाथ मत हिलाइए, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे प्रकार के कुछ डायलॉग, एक तो ये या इस प्रकार के कुछ डायलॉग फिट कर लो अपनी ज़बान में, क्योंकि मैंने कई बार देखा है टेक्नीशियंस बोलते ही नहीं हैं पेशेंट से और सीधा शुरू हो जाते हैं।
चाहे वो हर महीने आने वाला डायबिटिक पेशेंट क्या ना क्यों ना हो, पर आपको ये ख्याल रखना है कि उसको हर बार क्यों ना हो वो सुई चुभती है और वो छोटा सा डर होता ही है। तो हर बार का भी पेशेंट है, रेगुलर पेशेंट है, फिर भी आपको ये बोलना कंपलसरी है। तो आप ऐसा करके पेशेंट को कंफर्टेबल करेंगे, कंफर्टेबली बिठाइए, कंफर्टेबल हाथ में रखिए और कंफर्टेबल उसका इमोशन कीजिए। उसके बाद आएगा आपको लगता क्या क्या है वहाँ पे। तो जो मटेरियल है वो पूरा हम लेके जाते हैं। एक प्रॉपर ट्रे होना चाहिए, एक प्रॉपर ट्रे होना चाहिए जो कि जिसमें आप लेके जा रहे हो, तो उसमें आपको पता है क्या क्या कलेक्शंस कर रहे हैं, उस प्रकार से आपका पूरी तैयारी होनी चाहिए। तो आज का जो मेरा पेशेंट है, मान लो उसको तीनों भी बल्ब की ज़रूरत है, एक यूरिन सैंपल की ज़रूरत है, तो मैं तीनों लेके गई, अपने स्वैब्स है मेरे पास और ये मैं लेके बैठी हुई हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ थियोरटिकल बता रही हूँ, अगले वीडियो में हम प्रैक्टिकली भी बता देंगे, ठीक है। फिर आपके पास दो प्रकार के स्वैब्स होने चाहिए, एक है प्लेन स्वैब, एक है स्पिरिट स्वैब, है ना। तो स्पिरिट स्वैब जो है ये कॉटन स्वैब स्पिरिट डाल के ये सबसे कॉमन है, बट उसके कई सारे प्रकार है। क्लोरेक्सिडिन के भी स्वैब्स आते हैं, रेडीमेड स्पिरिट स्वैब्स आते हैं, बस उसको डिस्पोजेबल टाइप आप उसको खोलो, अंदर से टिश्यू पेपर होता है, तो स्पिरिट से भरा हुआ है, आप यूज़ करो, थ्रो कर दो। तो ये सबसे कॉमन तरीका है। तो अब आपको आपने पेशेंट को बिठा दिया, कंफर्टेबल कर दिया, अब उसके बाद आपके पास होना चाहिए, आपका ये काम है कि उसकी वेन्स कैसे आप टाइट बना दोगे। तो वेन्स को टाइट बनाने के लिए दो तरीके हैं, पहले तो नीचे से और एक है ऊपर से। तो उसके लिए आपको लगेगा एक टॉनिकेट जिसको बेल्ट कहते हैं कई बार, बट टॉनिकेट इज़ अ राइट वर्ड। तो टॉनिकेट आपने लगा दिया। टॉनिकेट लगाने का साइड कौन सा है, तो जहाँ से आपको जहाँ भी वेन दिख रही है वहाँ से 3 उंगली ऊपर, एक्चुअली 3 इंच ऊपर, तो जनरली कहते हैं 3 उंगली ऊपर, ओके। क्योंकि 1 इंच लगभग एक उंगली के इसके बराबर होता है, विड्थ के बराबर। तो 3 उंगली ऊपर आपका टॉर्निकेट होना चाहिए। टॉर्निकेट जब लगा रहे हो तो 1 मिनट के ऊपर उसको नहीं लगाना है। आपका पूरा ब्लड कलेक्शन होने के बाद उसको तुरंत हटा देना है। 1 मिनट से ऊपर होगा तो आपने ब्लड सैंपल वेनस रिटर्न जो है, वेन्स जो ऊपर ब्लड लेके जा रही है उसको आपने ब्लॉक कर दिया है, तो पेशेंट को बाद में तकलीफ़ हो सकती है। तो तुरंत जैसी प्रिक हुई नहीं कि टॉर्निकेट आप हटा दोगे। दूसरा ये है कि प्रेशर आपने बना के रखा है या आपने वेनी पंक्चर कर दिया है। वेनी पंक्चर मतलब वेन को पंक्चर करना, मतलब कि ब्लड कलेक्शन करना। तो ब्लड कलेक्शन कर दिया, यहाँ पे एक गड्ढा हो गया है, आपने प्रेशर हटाया नहीं, यहाँ से खून ज़्यादा जाएगा, इसलिए इमीडिएट उस टॉर्निकेट को हटाना है। अगर टॉर्निकेट जो प्रॉपर मिलते हैं वो अगर नहीं है तो कई बार जो कैथेटर होते हैं उसको भी बांधते हैं बच्चे, या बीपी अपैरेटस जो होता है, बीपी अपैरेटस उसका जो कफ है उसको बांध दो और थोड़ा सा उसको टाइट कर दो, उससे भी प्रेशर बनेगा। एक्चुअली आपका काम क्या है कि आप प्रेशर ऐसा बनाओ कि वो वेन जो है थोड़ी टाइट हो जाए। तो ऊपर से है इस प्रकार का प्रेशर, और कौन सी मटेरियल यूज़ करते हैं वो नीचे से जो है, तो मुट्ठी दबाने को कहना है, जिसमें आप कहेंगे उंगली अंदर डाल के मुट्ठी दबाइए, है ना। तो इससे भी क्या होगा कि जो वेन्स है, हम वेनी पंक्चर सीख रहे हैं आज, तो जो वेन्स है जो ब्लड ऊपर लेके जा रहे हैं तो उसमें से ज़्यादा ब्लड जाएगा, क्योंकि आपने मुट्ठी दबाई है, वो ऊपर जहाँ ब्लड लेके जाना चाह रही है वहाँ पे आपने ब्लॉक कर दिया, तो फिर ब्लड रहेगा यहीं पे, और इसलिए जो वेन है थोड़ी ऊपर आएगी और आपको आसानी हो जाएगी वेन दिखने की, है ना। तो ये हो गया स्टेप नंबर 3 कि आपने वेन्स को सुपरफिशियली ऊपर आने के लिए, उभर के दिखने के लिए जो किया वो। अब वेन्स है कौन सी, ये साइंटिफिक नॉलेज, फिर से आप टेक्नीशियन बन रहे हो, ये साइंटिफिक नॉलेज होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो वेन्स 3 होती है इस एरिया में, इस एरिया का नाम आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इसको कहते हैं एंटी क्यूबाइटल फोसा। तो हम कलेक्शन कर रहे हैं एंटी क्यूबाइटल फोसा में से, और यहाँ पे 3 वेन्स है। एक है मिडिल सिफेलिक वेन, सबसे कॉमन वेन जहाँ से ब्लड कलेक्शन होता है वो है मिडिल सिफेलिक वेन, वैसी आड़ी जाती है। उसके बाद है बेसिलिक वेन और एक है सिफेलिक वेन। ये 3 वेन्स हैं।
मिडिल सिफेलिक, बेसिलिक और सिफेलिक को ऐसे कनेक्ट करती है। आप गूगल पे देख लोगे, आपको कई सारे डायग्राम्स दिख जाएंगे। तो ये जो 3 वेन्स हैं, इसमें से सबसे कॉमन वेन जिसमें से कलेक्शन होता है वो मिडिल सिफेलिक वेन है ना। तो मिडिल सिफेलिक वेन से ब्लड कलेक्शन हो जाएगा, या बेसिलिक सिफेलिक। अब ये जो कलेक्शन सीख रहे हैं, अगेन 99% टाइम आप यहीं से ब्लड कलेक्शन कर रहे हो। बट कई बार ऐसा अनुभव आया है कि आप कितने भी टाइट कर लो, टॉर्निकेट लगा दो, कभी कभी यहाँ की वेन दिखती नहीं है। खास तौर पे बच्चे हैं या ओबीस पेशेंट्स हैं जिनका वेट ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, तो उनका ये वेन्स दिखती नहीं है। तो आपको यहाँ की वेन्स पे जाना पड़ता है। ये तो दिख जाती है बिकॉज यहाँ पे फैट नहीं है, तो यहाँ की वेन से आप लोगे। जहाँ दिख रही है वहाँ की वेन से लेना पड़ता है, फिर तो जहाँ दिखेगी वहाँ से लोगे। कई बार ऐसे भी होता है हाथ की कोई भी वेट नहीं मिल रही है, या रोज़ कलेक्शन कर करके कुछ पेशेंट्स एडमिट होते हैं आईसीयू में, उनका ब्लड शुगर रोज़ करना पड़ता है, तो हर जगह प्रिक कर चुके हैं। आपको पैरों में से भी कलेक्शन करना पड़ सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं से भी वेन से करो, प्रॉब्लम नहीं है। बट जनरली एंटीक्यूबैटल फोसा से किया जाता है। अब ये हो गया स्टेप 3। स्टेप 3 देख लिया हमने। अब स्टेप 4 है स्टरलाइजेशन ऑफ द पार्ट, डिसइंफेक्शन ऑफ द पार्ट। अब जनरली मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल जो है वो है स्पिरिट। तो स्पिरिट से आपने किया। अब स्पिरिट से आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका जो साइट आपको दिख गया है, ये वेन से मुझे लेना है, आपका स्वैब घूमेगा पहले उधर, ओके, पहले उधर घूमेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंने कहा है आपको पहले लेक्चर में, ये आपके पिताजी सामने बैठे, ऐसे समझ के आप अगर चलेंगे तो क्या आपको चलेगा कि यहाँ उधर की बैक्टीरिया आपने उधर उस वेन के ऊपर डाल दिए? नहीं, ये सब आपके जो सामने बैठे हैं ये आपके सगे संबंधी है, ऐसा समझ के चल रहे हो। तो बहुत केयरफुली करना है, और एवरी स्टेप प्रॉपर करने का एक इम्पॉर्टेंस है। और गलत करोगे तो उसके कुछ परिणाम भी पेशेंट को भुगतने पड़ते हैं, है ना। तो इसीलिए जो वेन है जो दिख गई आपको प्रोमिनेंट, और जो आपको समझ गया कि यही मेरी टारगेट वेन है, वहाँ से पहले आपका स्वैब घूमेगा 1 बार, 2 बार, 3 बार। उसके बाद फिर आप जो है अगल बगल का एरिया पूरा क्लीन करोगे, अंदर से लेके बाहर जाओगे, ओके, अंदर से लेके बाहर जाओगे। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ कि आपकी इस वेन से आपको ब्लड नहीं मिला, तो आपको दूसरी जो वेन है वहाँ जो जाना है उसको भी आपने क्लीन किया है। तो अंदर से बाहर वाली जो टेक्निक है वैसे आप जाओगे, क्योंकि बाहर से अंदर आते हो तो बाहर की गंदगी आप अंदर लगा रहे हो, इसलिए वो नहीं करना है, इसलिए आप अंदर से बाहर जा रहे हो। तो मेन वेन से लेके बाहर, इनसाइड आउटवर्ड आपने क्लिनजिंग किया, और वो स्पिरिट स्वैब चला गया बाजू में। अब आपको काम ये करना है, जो आपका ब्लड कलेक्शन आप कर रहे हो उसको, उस सिरिंज को आप पेशेंट के सामने फोड़ोगे, ओके, पेशेंट के सामने फोड़ोगे। उन्हें वो गारंटी लगनी चाहिए कि ये न्यू सिरिंजेस मेरे लिए यूज़ हो रहे हैं। अब हो गया। अब आप क्या करोगे, सिरिंज आपने खोली है। अब आप अगर नीडल को देखोगे तो नीडल जो है उसको एक कटा हुआ भाग है, ओके, वो कटा हुआ जो पार्ट है वो ऊपर होगा उस छत की तरफ, ओके, टुवर्ड्स द सीलिंग, और इस प्रकार से आप अंदर जाओगे। अब अंदर जाने के लिए भी 15 से 20 डिग्रीज का आपने एंगल रखा है यहाँ पे, ओके, आपने यहाँ पे एंगल रखा है 15 to 20%, ओके। तो 15 to 20% ऐसा है, ऐसा जाओगे तो डीप अंदर चले जाओगे, तो वेन को थ्रू अंदर चले जाओगे, है ना। तो कई बार पेशेंट को हम देखते हैं ब्लड कलेक्शन के बाद यहाँ काला काला क्यों हो गया, क्योंकि अरे आपने पूरा अंदर बाहर कर दिया सिरिंज नीडल को, इसलिए हो गया। तो आपको बराबर 15 to 20, तो कहीं आपको प्रोट्रैक्टर और वो गिर के नहीं बैठना है, अंदाज से आपको मालूम है ये 15% है, 15 से 20% के साथ नीडल का कटा हुआ भाग ऊपर है, और आप अंदर गए हो। जैसे ही आप अंदर गए, आपको थोड़ा सा आपने वैक्यूम क्रिएट किया, तो थोड़ा सा ब्लड आपको फ्लो होते हुए दिखता है, दैट्स इट। आपने उसके पहले जो है आपको इस आर्म को दूसरे हाथ से ऐसे टाइट करना है, और ऊपर आपका अंगूठा आएगा। उसके बाद एक हाथ से आप सिरिंज डाले हो, और
अच्छे से ऊपर उसको बराबर पकड़ के सपोर्ट देके आप धीरे 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 आपने ब्लड कलेक्शन कर लिए। अब आपको पहले लेक्चर में बताया हुआ है कौन सी बल्ब को कितना ब्लड लगता है, आपको अगले कुछ लेक्चर्स में समझ जाएगा कौन सी टेस्ट को कितना ब्लड लगता है ना। तो उस हिसाब से आप ब्लड कलेक्शन प्लान करोगे, उस हिसाब से आपकी सिरिंज भी प्लान होगी 2 ml 5 ml या 10 ml, तो उस हिसाब से आपको आपकी सिरिंज प्लान होगी। जैसे ही आपने ब्लड कलेक्शन किया, आपने सही बल्ब में सही मात्रा में उसे आपके ब्लड को डाल दिया, ठीक है। और फिर जो एंटी कोएगुलेंट वाले ब्लड है, फ्लोराइड और डीडीटी है, आज हमारे पास फ्लोराइड और डीडीटी है, साइट्रेट हेपारिन भी एंटी कोएगुलेंट वाले ब्लड है, तो आपको उसको शेक करना ज़रूरी है। शेक करने का तरीका इस प्रकार से शेक करोगे, विगरस शेकिंग की, ऐसा भी किया तो चलता, बट विगरस इसको जो बोलते हैं विगरस की, तो क्या होगा, आरबीसीज जो है वो रप्चर हो जाएंगे और आपका जो प्लाज्मा है वो आपको हिमोलाइज दिखेगा। हिमोलाइज मतलब रेड कलर का दिखेगा, क्योंकि आरबीसीज उसमें रप्चर हो गए, और हिमोलाइज प्लाज्मा से टेस्ट गलत होती है। तो इतना इम्पोर्टेंस है ब्लड कलेक्शन सही तरीका जानने का। थोड़ा स्पीड बढ़ गया, आपने गलती कर दी उधर, वो वहाँ बायोकेमिस्ट्री में आप कितना भी अच्छी क्वालिटी से करो, वो रिपोर्ट गलत होने वाले, बिकॉज आपको ये नॉलेज नहीं था और आपने ये गलती कर दी। तो एक अच्छे से शेक करना है उसको सॉफ्टली और सही मात्रा में शेक करके एंटीकोएगुलेंट और ब्लड का मिक्सिंग आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ऑफकोर्स उसके बाद जो है आपने तुरंत आपने टॉर्निकेट खोल दिया था, उसको बोला था मुट्ठी खोल दो। उसके बाद आपने जो किया, आपने पेशेंट को ब्लड कलेक्शन के लिए तो उसके पहले स्पिरिट स्वैब यूज़ किया। एक गलती जो काउंटर पे सब टेक्नीशियंस करते हैं, वही वाला स्वैब फिर से दे देंगे, भैया इसको पकड़ो। अब क्या होगा, स्पिरिट जा रहा है, आपने तो पंक्चर कर दिया वेन, स्पिरिट जा रहा है अंदर। आप सोचिए कितना उस पेशेंट को जलन हो रही होगी, बर्निंग, ठीक है, दिस इज़ नंबर 1। दूसरा और एक प्रॉब्लम है, स्पिरिट जहरीला होता है। आपने अंदर स्पिरिट को जाने के लिए एक रूट बना दिया है, और वो जहरीला पदार्थ आप पेशेंट के अंदर जाने दे रहे हो। कितना बड़ा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि नॉलेज नहीं है। तो ये चीज़ कभी नहीं करनी है। तो आपको हमेशा प्लेन स्वैब रेडी रखना है। तो वो स्पिरिट स्वैब चला गया और आपने प्लेन स्वैब उसको पकड़ने के लिए दे दिया, है ना। तो पेशेंट को बोला है दूसरे हाथ से आप पकड़ लीजिए। पेशेंट अगर नहीं पकड़ पा रहा है, कुछ दूसरे प्रॉब्लम है, आप पकड़िए, ठीक है। तो 20 से 30 सेकंड आप पकड़ लीजिए। उसके बाद और एक बहुत बड़ी गलती जो टेक्नीशियंस करते हैं, इसके बाद छोड़ देते हैं पेशेंट को, जाइए आप अपने अपने रास्ते। बट ये करने से क्या होता है आपने एक बहुत बड़ा ये चीज़ मिस कर दिया। हो सकता है पेशेंट को कुछ ब्लीडिंग डायथिसिस है, ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स है, और वो उस पेशेंट को भी पता नहीं। तो हो सकता है घंटा भर उसका ब्लीडिंग है हो रहा है और आपने देखा ही नहीं है ना। तो आपने उसके भरोसे पे, खुद के भरोसे पे पेशेंट को छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है। आपको उसके बाद खुद ही कॉटन स्वैब लेना है, थोड़ा सा प्रेस करके देखना है वेनी पंक्चर के अगल बगल में कि कहीं ब्लड आ रहा है क्या, है ना। नहीं आ रहा है तो गुड। उसके बाद एक स्पॉट बैंडेज, आज मेरे साथ नहीं है, एक स्पॉट बैंडेज या छोटी सी बैंडेज पेशेंट को लगा दीजिए, क्योंकि हम फिर भी चाहते हैं कि वो जो वहाँ साइट को आपने खोल दिया है, वातावरण के लिए खोल दिया है, बाहर पूरे बैक्टीरिया है, अंदर ना जाए, आपको उधर एक छोटा सा बैंडेज देना है। एक बस 12 घंटे 24 घंटे भी पेशेंट रख ले बहुत है, तो उतना आपको करना है। तो हमेशा बैंडेज से आप उसको सील करेंगे उस जगह को। तो इसके बाद भी पेशेंट को बोलना है थोड़ी देर बैठे रहिए, 5 मिनट, क्योंकि ये देखा गया है आमतौर पे कि पेशेंट को बाद में चक्कर आते हैं। और चक्कर आने का प्रमाण ये कारण ये नहीं है कि आपने 2 ml 5 ml निकाल लिया, किसी बहुत ही एनीमिक पेशेंट में हो सकता है, बट पेशेंट को डर लगता है। अब पेशेंट को डर अलग अलग टाइम पे लगता है। कभी कभी सुई लगने से पहले बहुत ज़्यादा डर होता है, कभी सुई लग रही है उस वक्त डर लगता है, ओ माय गॉड मुझे कितना चुभ रहा है, और थर्ड ब्लड देख के, खुद का ब्लड देख के भी डर लगता है। तो कोई भी एक स्टेज में पेशेंट को डर लग सकता है। अब ठीक है भाई, डर तो मैंने बोला सबको ही लगता है, आप हम उसी फील्ड में, हमें भी डर लगता है, इंसान है। बट कुछ लोगों का डर कितना होता है मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों का डर इतना होता है कि पेशेंट
कोलैप्स होके एक्सपायर हो सकता है ऑन द स्पॉट। ये हमने देखा है। ऑफ कोर्स हमने एक्सपायर नहीं होने दिया, हमने इमीडिएट एक्शंस ली, पर डर इतना खतरनाक साबित हो सकता है और वो पूरा आएगा आपके ऊपर, क्योंकि आपने फ्लेबोटॉमी की है, आपने ब्लड कलेक्शन किया है ना। तो इसीलिए जो पहला स्टेप था, कंफर्टेबल कीजिए पेशेंट को, कुछ नहीं होता, छोटी सी सुई लगने वाली है, सिर्फ चीटी काटी इतना ही दर्द है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ये बोलना ज़रूरी है। उधर से आपने उसका बीपी सीधा कम कर दिया, उसका डर कम कर दिया, ये बहुत ज़रूरी है। कौन सा पेशेंट कितना डरा हुआ है आपको पता नहीं है, बट आपने तो अपना हमेशा ये चीज़ बोलना ही है। तो पेशेंट अगर डर गया और पेशेंट को चक्कर आने लग गए तो पेशेंट आपको दिखेंगे, कुछ सिम्टम्स आपको दिखेंगे। तो वो चीज़ में अभी आज के लेक्चर में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर पेशेंट डरा हुआ है तो वो क्या सिम्टम्स दिखाएगा। वो दिखाएगा, वो बोलेगा मुझे चक्कर आ गया, आपको दिखेगा कि वो कुछ तो अलग घूम रहा है, उसकी आंखें घुमा रहा है, या कहीं उसने गर्दन डाल दी, तो ऐसा हुआ। और आपका पेशेंट अगर चेयर पे है तो पहली चीज़ जो आपको करनी है, चेयर से उठाइए उसको और उसको नीचे लेटा दो, जहाँ भी है, जैसा भी है, जितना भी कचरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे लेटा दो और उसका पैर कर दो ऊपर। इससे क्या होता है, इसके पीछे साइंस ये है, ये सारी वेन्स है, उसका क्या हुआ, ब्लड को जाने वाला सप्लाई कम हो गया, इसलिए उसको चक्कर आ गया। सप्लाई किसने कम किया, डर से क्या हुआ, उसको वेगल अटैक आता है। तो जो नर्वस सिस्टम है ना, तो जब नर्वस हो गया पेशेंट तो उसकी नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गई और पूरा जो जहाँ जहाँ आर्टेरियल सप्लाई हो रहा था तो एकदम कम कर दिया। तो ब्रेन का भी आर्टेरियल सप्लाई कम हो गया, ब्लड सप्लाई कम हो गया। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पेशेंट को लिटा दिया और पेशेंट के पैर ऊपर कर दिए, पेशेंट के पैरों को ऐसा रगड़ा। ओके, तो आप सपोज मान लो कि ये पेशेंट का सोल है ना, तो उसको आपको पैरों से ऐसे रगड़ना है और उसको ऊपर थोड़ा सा उठाना है। इससे क्या होगा कि पैरों से ब्लड कलेक्शन जाएगा उस पेशेंट के ब्रेन की तरफ, और ब्लड कलेक्शन हो गया तो अपने आप ही उसकी चक्कर चली जाएगी, उसका जो ब्लड कम हो गया था और चक्कर आ गई थी वो ठीक हो जाएगा इमीडिएटली। ऑफ कोर्स ऐसा ही अकेले तो कोई नहीं, जैसे ही आपको ऐसे आपको दिख रहा है, जो डॉक्टर है साथ में, जो पैथोलॉजिस्ट है, अगर आप हॉस्पिटल सेटअप में हैं तो तुरंत डॉक्टर को बुलाओ, तुरंत एक दो फ्रेंड्स को, आपके टेक्नीशियंस को, कलीग्स को फ्रेंड के लिए बुलाओ। अकेले हैंडल मत करो, क्योंकि 3-4 चीज़ें एक्चुअली साथ में करनी पड़ती है। दूसरा है, कोई लाएगा पानी और पेशेंट को थोड़ा थोड़ा बात करते करते थोड़ा थोड़ा पानी उसको पिला, है ना। तो ये नहीं कि पेशेंट बेहोश और पिला दिया, तो पेशेंट को थोड़ा सा मारना भी पड़ता है, ठीक है। तो पेशेंट को मारो, पेशेंट को बोलने लगाओ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जानबूझ के पूछो। आपको पता है चक्कर आ रही है, उसको बोलने लगाना, ये करेक्ट ट्रीटमेंट का तरीका है। तो पहला था लिटा दिया, दूसरा था पैर ऊपर कर दिया, तीसरा है पैरों को ऐसा रगड़ा है, चौथा है कि उसको बोलने लगा है अच्छा क्या हो रहा है आपको, बताओ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आप ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, नाम क्या आपका, नाम क्या आपका, कुछ भी बातें करो, पूछो, सवाल पूछो कि पेशेंट बोले। तो पेशेंट जैसे ही बोलेगा वो नॉर्मल होते जाएगा और पेशेंट ठीक भी हो जाता है, कई बार इतने में ठीक हो जाता है। इसके बावजूद भी नहीं हो रहा है तो फिर पानी लाएंगे, पानी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उसका गला जो है ड्राई हो गया है और ब्लड जो है, तो पानी जैसे ही आपने डाला तो उसको थोड़ा कंफर्टेबल लगा। तो पानी ऐसे नहीं कि बहुत सारा डाल दिया, थोड़ा सा सिप बाय सिप डाला, क्योंकि अगर वो बेहोश है तो पानी अगर उसकी ट्रैकिया में चला गया, मतलब जो पेट में जाना चाहिए वो वहाँ ना जाते हुए लंग्स में चला गया, तो आपने खुद ही एक बड़ा प्रॉब्लम इनवाइट किया है। तो अगर बेहोश है तो पानी मत पिलाइए, थोड़ा सा बोलने लग गया है पानी पी लीजिए, बोलते 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 उसको पीने बोलिए। तो आप देखिए वो पानी को निगल रहा है ना। तो पानी को निगलने का आपको यहाँ पे ये जो दिखेगा मसल, ये मूवमेंट दिखेगा, तो समझ जाइए ये सही जगह पे गया है। और उसने निगला नहीं तो उसका मतलब वो लंग्स में गया है, तो उसके बाद में पानी मत पिलाइए, ठीक है। तो एक एक घूंट करके पानी पिलाइए। और एक सही तरीका ये है, किसी को हमेशा लैब में ग्लूकोज का पैकेट होना चाहिए रेडी। जैसे ही आपको दिखा आपने ग्लूकोज डाला इसमें और ग्लूकोज का पानी पिलाया, तो ग्लूकोज के पानी से भी एकदम फ्रेशनेस आ जाता है। ये इसके बावजूद भी अगर ठीक नहीं हो रहा है, पल्स देखिए,
पल्स देखते हैं, आती है पल्स देखिए, पल्स अगर फीबल है, ब्लड प्रेशर और पल्स इस वक्त एकदम ड्रॉप हो जाते हैं, है ना, तो डॉक्टर जो है उनको कभी ऑक्सीजन लगाना पड़ सकता है, कभी सलाइन लगानी पड़ सकती है, ये भी हो सकता है। इस लेवल तक ये चीज़ को हमें करना है और हमें पेशेंट को बचाना है, क्योंकि हमें ध्यान में रखना है अगर हमने ये नहीं किया तो पेशेंट ऑन द स्पॉट मर सकते हैं। ये हमने खुद कई बार देखे हैं, साल में एक आधी बार तो हो ही जाता है ऐसा। इसलिए ये चीज़ मालूम होना ज़रूरी है ना, ये चीज़ मालूम होना, क्योंकि कई बार आप टेक्नीशियन के घर पे चले जाते हो और वहाँ पे अगर ऐसा हो गया तो आप क्या करोगे, तो ये चीज़ वहाँ पे तो डॉक्टर नहीं है, दूसरे फ्रेंड्स नहीं है, तो ये सब चीज़ मालूम होनी चाहिए। तो आपको उस वक्त घर वाले जो है, तो किसी को बोलना ग्लूकोज का पानी लाओ, किसी को बोलना इनके पैर रगड़ो, आप बातें करो, तो आप वहाँ पे टीम तैयार करो और सबसे ये चीज़ करो, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ब्लड कलेक्शन में ध्यान में रखनी है और ये सब चीज़ों के लिए एज ए टेक्नीशियन आपको तैयार रहना ज़रूरी है ना। तो अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने करनी चाहिए बिफोर ब्लड कलेक्शन, वो है कि एक नॉर्मल साधारण लैब की हम बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें से कई सारे टेक्नीशियंस ऐसे हैं जो बड़ी लैब में होते हैं, बार कोडिंग सिस्टम होता है, पेशेंट का नाम कहीं रजिस्ट्रेशन पे डाला है, स्टिकर है, बार कोड डाल दिया, ये हो गया, तो बार कोड लगे, आपको बार कोड लगाना होगा। और छोटी लैब है तो आपको यहाँ पे बिफोर सैंपल कलेक्शन पेशेंट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एज और कौन सी टेस्ट करनी है, इतनी सब चीज़ें बल्ब पे लिखनी है ना। इस बल्ब या वायर जो बोलते हैं इस पे लिखनी है। तो इसमें अगर ब्लड शुगर करनी है तो आप लिखोगे पेशेंट का नाम, एज, रजिस्ट्रेशन नंबर और ब्लड शुगर, फास्टिंग है ना, फास्टिंग है तो फास्टिंग लिखो, पोस्ट मील है तो पोस्ट मील लिखो। ये इस प्रकार से हर बल्ब पे आपको पहले ही लेबल करके रखना है। यूरिन के लिए आप कंटेनर दे रहे हो तो पहले ही लेबल कर दिया है, और लेबल करने के लिए कभी भी मार्कर पेन यूज़ करो, बिकॉज ये जो स्टिकर होते हैं ये स्टिकी है, इस पर पेन अच्छे से नहीं चलता। तो एक टेक्नीशियन बोल के हमेशा एक मार्कर पेन और एक पेन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा बहुत बार होता है, इस चीज़ को टेक्नीशियंस ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। हमने देखा है, ऐसा हुआ है कि टेक्नीशियंस जाते हैं ब्लड कलेक्शन करने हॉस्पिटल्स में, पेन नहीं होता, पेन कहीं भूल जाते हैं, फिर कहीं सिस्टर का पेन ले लेते हैं, उनका भी लेके चले जाते हैं, तो सिस्टर नाराज़ हो जाती है, कभी उसके भी पास पेन नहीं है, फिर उसको लगता है कि तो सैंपल लेना, लैब पे जाके नाम लिख लूँगा। वो बिना नाम के, बिना लेवल के ब्लड कलेक्शन करता है। फिर उतने में उसको लैब से फ़ोन आता है और एक सैंपल है, फिर वो और एक सैंपल लेता है, फिर उसको लगता है अरे मिक्स ना हो जाए, उसको भी लगता है मिक्स ना हो जाए, फिर वो ध्यान में रखता है ये बड़ा वाला ज़्यादा वाला है ना, ये पहले पेशेंट का, कम वाला है ना वो दूसरे पेशेंट का था। ये हो चुका है हमारे यहाँ पे। इस प्रकार से एक टेक्नीशियन ने ध्यान में रखी थी चीज़ें और उसने यहाँ लैब में लाया, उसके हिसाब से फिर नाम लिखे और एब्सोल्युटली उल्टा कर दिया सैंपल। तो नसीब अच्छा है कि हीमोग्लोबिन सीबीसी ही था, अगर ब्लड ग्रुप होता तो समझ लीजिए आप कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। ऐसी कुछ टेस्ट है, और ब्लड ग्रुप हो या हीमोग्लोबिन हो, ये क्यों करना है, इसलिए एज अ टेक्नीशियन हमेशा ध्यान में रखो कि एक पेन और एक मार्कर पेन हमेशा होना ज़रूरी है ना। कोई भी स्टेप पे गलती बहुत महंगी पड़ सकती है, आपको तो पड़ेगी ही, पर पेशेंट को कितनी महंगी पड़ेगी। और मैंने बोला है, या अगर आपके पिताजी होते तो क्या आप ऐसा करते, क्या आप ऐसा करते। तो इसीलिए हमेशा ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। हमारे टूल्स जो साथ में रखने हैं उसमें ये एक टूल रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये हो गया, अब ये सैंपल आ गया लैब में। अब हमारे लैब में जो है, जो हमने जो रजिस्टर बनाए हैं वो इस प्रकार के रजिस्टर है, जिसमें सबसे पहले हम लिखते हैं ILS है या OLS है ना। तो ILS का मतलब है इनसाइड लैब सैंपल, OLS का मतलब है आउटसाइड लैब सैंपल, है ना। तो ये पहला कॉलम है, उसके नीचे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने लिखा है OLS था, आउटसाइड लैब सैंपल था। अब ये क्यों, इसका इम्पोर्टेंस हम देखेंगे। क्योंकि आपको जैसे सैंपल लाया है वैसे रिपोर्ट भी तो देना है। आपकी तो ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, आने वाले टेक्नीशियन को तो समझे कि ये बाहर से लाया था, है ना, कहाँ से लाया था वो उसको आगे समझेगा। इसलिए इनसाइड और आउटसाइड लैब सैंपल लिखना ज़रूरी है ना। उसके बाद में लिखा है सीरियल नंबर। आपको अब सीरियल नंबर लिखने के अलग अलग तरीके हैं।
सॉफ्टवेयर में जो सीरियल नंबर चल रहा है वो, या महीने का, कुछ लोग महीने का जो है 1 2 3 4 जो शुरू करते हैं तो 30 31 तारीख तक उसको एंड समझते हैं और फिर अगले महीने में 1 2 3 4 शुरू करते हैं, या हर डे का 1 2 3 4 रहता है। हमारे लैब में हर डे का 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे इसलिए आपको दिख रहा है ये 24 नंबर का पेशेंट था। उसके आगे आप देख रहे हो कलेक्शन टाइम। तो टाइम ऑफ कलेक्शन इम्पॉर्टेंट है। क्यों टाइम ऑफ कलेक्ट सीरियल नंबर क्यों इम्पॉर्टेंट है? ऑफकोर्स आप सिर्फ नाम से आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, सीरियल नंबर और एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि, क्योंकि सेम नाम के 2 पेशेंट हो सकते हैं पर सेम नंबर के सेम 2 पेशेंट नहीं हो सकते, इसलिए सीरियल नंबर ज़रूरी है। कलेक्शन टाइम इसलिए ज़रूरी है, टर्न अराउंड टाइम करके कंसेप्ट है, TAT टैट, टैट बोल के कंसेप्ट है। तो हम टर्न अराउंड टाइम मतलब कि हमने सैंपल ले लिया, उस टाइम से हमने पेशेंट को कितने टाइम में पेशेंट को हाथ में रिपोर्ट दिया, उस टाइम को कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो जनरली टर्न अराउंड टाइम जो आजकल है उस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। किसी के लिए किसी टेस्ट के लिए सिर्फ CBC है तो 1 घंटा हो सकता है, सिर्फ यूरिन है तो 15 मिनट हो सकता है, सिर्फ ब्लड ग्रुप है तो 10 मिनट हो सकता है। तो सैंपल लेने से रिपोर्ट ले देने के बीच का टाइम जो है टर्न अराउंड टाइम, इसको इम्पोर्टेंस है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे में का टर्न अराउंड टाइम होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। बिकॉज पेशेंट का उसके ऊपर डायग्नोसिस, उसके आगे का ट्रीटमेंट और पूरा उसके ऊपर प्लान डिसाइड होता है, इसलिए टर्न अराउंड टाइम आजकल लैब्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और फास्ट हर चीज़ करना इम्पॉर्टेंट हो गया। तो टर्न अराउंड टाइम का अंदाज़ आने के लिए यहाँ पे ब्लड कलेक्शन कितने बजे किया वो वाला टाइम लिखा जाता है। उसके आगे का जो कॉलम है वो पेशेंट नेम है ना। तो सवाल ही नहीं, पेशेंट का पूरा नाम मिस्टर मिसेस मिस के साथ आपको लिखना है ना। उसके बाद है, अच्छा तो अब ये क्यों, वाई मिस्टर मिसेस एंड मिस, मास्टर भी, क्योंकि पहली बात तो कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये मिस मतलब जनरली हम ऐसे मानते हैं कि अनमैरिड पर्सन, मिसेस मतलब मैरिड पर्सन। अब आपको कई बार आपको या पेशेंट जो पैथोलॉजिस्ट है या उसका डॉक्टर है उसको इस पर से ही अंदाज़ आ जाता है कि भाई मिसेस है, लेडी है, मैरिड है, तो थायराइड प्रॉब्लम हो सकता है। तो कोई बीमारियाँ कुछ उम्र में या बिफोर मैरिज वाली कुछ अलग बीमारियाँ होती है, आफ्टर मैरिज वाली अलग होती है। फीमेल्स में अलग बीमारियाँ प्रोमिनेंट होती है, मेल्स में अलग कोई बीमारियाँ प्रोमिनेंट होती है। तो आपके मिस्टर मिसेस मास्टर मिस से भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। आपको खुद एज अ टेक्नीशियन भी पता चलेगा कि थायराइड ज़्यादा आ रहा है, ओ मिसेस है, ओ एज 34 है, सही बात है, इसमें तो होता है ना। तो इस प्रकार से आपको भी पता चलता है। अब पूरा नाम क्यों, ऑफकोर्स वो आइडेंटिफिकेशन तो आपके पास होना ही चाहिए, नहीं तो आप कैसे रिपोर्ट दोगे। उसके नीचे जो हम लिखते हैं तो रेफरिंग डॉक्टर का नाम लिखते हैं, है ना, क्योंकि हमें उस चीज़ को उस रिपोर्ट में लिखना ज़रूरी होता है। तो अगर जो वॉक इन पेशेंट है उसको सेल्फ ऐसे बोला जाता है, तो आप वहाँ पे रेफरिंग डॉक्टर को के सेल्फ लिखोगे, और जो रेफरिंग डॉक्टर है वहाँ पे उसका डॉक्टर का नाम या हॉस्पिटल का नाम। अब ये क्यों ज़रूरी है, रेफरिंग डॉक्टर का नाम ज़रूरी क्यों है? देखिए, आपके पास अगर कोई पेशेंट आया और आपको रीडिंग्स बहुत ही कम ज़्यादा आई, तो एक्चुअली एज ए टेक्नीशियन आपने उस डॉक्टर को इन्फॉर्म भी करना चाहिए और हिस्ट्री भी लेनी चाहिए, है ना, कि भाई एकदम ही हीमोग्लोबिन 5 आ रहा है, एकदम ही SGPT 3000 आ गया है, या 300 भी क्यों ना हो। तो आपने एक्चुअली एज ए टेक्नीशियन आपकी जिम्मेदारी है कि आप आगे बढ़ो, उसके पहले डॉक्टर को पूछो क्या ये सही है, क्योंकि डॉक्टर ने जांच की है, डॉक्टर को तो पता है, तो आपको सही है क्या ये भी पूछना है, और दूसरा आपको इन्फॉर्म भी करना है ना, आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म भी करना है कि ये इतना हाई आ रहा है ना। तो जब रिपोर्ट जाएगा, पेशेंट कई बार रिपोर्ट दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं, लाइटली लेते हैं, 2 दिन के बाद जाएंगे, तो उसके पहले अगर डॉक्टर को पता चल गया तो कभी भी अच्छा। ऑफकोर्स एडमिटेड पेशेंट है तो आपका रिपोर्ट जाने की वो राह नहीं देखेंगे, उनका तुरंत वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा, इसलिए रेफरिंग डॉक्टर का नाम लिखना ज़रूरी है। उसके बाद है फ़ोन नंबर।
तो फ़ोन नंबर तो आजकल इसलिए ज़रूरी है, आपको कभी कभी पेशेंट को वापस बुलाना पड़ता है, कभी कभी ब्लड क्लॉट हो जाता है, कभी और कुछ चेक रिज़ल्ट आता है, आपको लगता है कि फिर से सैंपल लेना चाहिए फॉर मैनी रीजंस कि भाई ब्लड क्लॉट हो गया है, या हीमोलाइज सैंपल दिख रहा है, या इस रीडिंग नहीं कैच हो रही है, मैच हो रही है, तो फिर से सैंपल लेना, तो आपको पेशेंट का फ़ोन नंबर पता होना ज़रूरी है। प्लस आजकल की डेट में ऐसा हो गया, ऐसे सॉफ्टवेयर आए हैं कि जिसमें पेशेंट को मैसेज जाते हैं, मैसेज चले जाते हैं, तो पेशेंट रिलैक्स होता है। मैसेज के भी 2 प्रकार है। पहला मैसेज है कि आपकी रिपोर्ट्स रेडी हैं, दूसरा मैसेज है कि रिपोर्ट ही चला गया है। तो अगर रिपोर्ट ही आपको भेजना है थ्रू अ लिंक या थ्रू व्हाट्सएप, तो पेशेंट का फ़ोन नंबर तो होना ज़रूरी है। तो फॉर ऑल सच रीज़न्स फ़ोन नंबर, एक प्रॉपर फ़ोन नंबर लेना ज़रूरी है पेशेंट का। उसके बाद पेशेंट का एज, तो फिर से ये मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ से आपको खुद को भी खुद डायग्नोसिस हो जाता है। जैसे सपोज़ एज है 3 डेज़ और बिलिरुबिन आया और 19, तो आप समझ जाओगे हाँ 3 डेज़ की पेशेंट में तो बिलिरुबिन 19 आता है ना। जो बचपन में पहले कुछ दिनों में माँ का ब्लड रप्चर होके नया ब्लड बनता है, उसमें जो छोटे बेबीज़ हैं उनका बिलिरुबिन हाई होता है, तो 19 चलता है। बट 3 साल का बच्चा है उसका 19 आया, या 30 साल का आदमी उसका 19 बिलिरुबिन आया, तो आपके तो बिल्कुल अलार्म लग जाना चाहिए कि एक तो मुझे मेरा कुछ गलत हो रहा है, या मुझे डॉक्टर को पूछना है कि ये बहुत सीरियस पेशेंट है क्या। तो इस प्रकार से एज बहुत इम्पॉर्टेंट है लिखना, और उस रिपोर्ट में भी जाना। उसके बाद है मेल फीमेल, तो जैसे मैंने आपको बताया ये जो लास्ट कॉलम है मेल फीमेल। जेंडर से भी जेंडर स्पेसिफिक कुछ बीमारियां होती हैं, तो जेंडर पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको भी ध्यान में आता है किसी मेल में अगर आपको थायराइड ज़्यादा आ जाए, तो आपने सोचना चाहिए ये सही है क्या, है ना। अगर तो इस प्रकार से जेंडर स्पेसिफिक कुछ बीमारियां होती हैं। उसके बाद हमने हमारे लैब में ऐसे स्टैम्प बना के रखे हैं CBC के, तो हर बार लिखने से तो हम स्टैम्प लगा देते हैं, ठप्पा लगा देते हैं, क्योंकि और CBC के जो 4 सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो इसमें है हीमोग्लोबिन, TNC, DLC और प्लेटलेट। तो इसके डिटेल्स हम बाद में देखेंगे, पर यहाँ पे जो है टेस्ट नेम लिखा हुआ है, टेस्ट नेम, तो पूरी टेस्ट यहाँ पे हम लिख लेते हैं, है ना। तो जो भी जहाँ जहाँ से टेस्ट आती है उसकी रीडिंग यहाँ पे लिख के फिर प्रिंटिंग के लिए जाता है। उसके बाद और एक जो चीज़ है, तो HIV, HbA और ब्लड ग्रुप, इसके लिए हमने और एक स्टैम्प बनाया है जिसको हम बोलते हैं चेकर और कन्फर्मर। तो चेकर वो है जो इन 3 इम्पॉर्टेंट टेस्ट को कर रहा है ना। तो उसने क्या चेक करना है, ये सही नाम है क्या, यहाँ पे लिखा है जो भी है मिस्टर आकाश मनगटे, ओके। और ये जो आकाश है ये नाम बराबर है क्या ब्लड ग्रुप, ओके। फिर वो देखेगा, जो कन्फर्मर है दूसरा टेक्नीशियन उसको बोलेगा देख आकाश मनगटे दिख रहा है, ओके। तो कन्फर्मर का वो काम है कि सही बल्ब से ही सैंपल हो रहा है क्या, नाम चेक करना, और बाद में रीडिंग चेक करना कि HIV HbA नेगेटिव है तो सही है क्या। चेकर को लग रहा है, कन्फर्मर को भी लगना चाहिए। ब्लड ग्रुप जो भी आ रहा है चेकर को लग रहा है, कन्फर्मर को भी आना चाहिए। तो कन्फर्मर का भी काम इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि साइन कर दिया तो जिसने जो किया वहाँ पे वो नाम लिखे जाते हैं। चेकर मतलब पहला पर्सन जो कर रहा है, कन्फर्मर मतलब जो देख रहा है कि हाँ सही है। और उसके बाद का जो कॉलम है वो हमने टैट का बना रखा है, टर्न अराउंड टाइम। तो टैट ये डिस्पैच टाइम से बनेगा, तो डिस्पैच टाइम के वहाँ पे हम 2 चीज़ें लिखते हैं, किसने डिस्पैच किया और कितने बजे। इसका क्या इम्पोर्टेंस है, कई बार पेशेंट हॉस्पिटलों से फ़ोन आता है कि रिपोर्ट आई ही नहीं, अब जाने देने वाला पेशेंट बंदा तो अलग था, टेक्नीशियन अलग था, तो जो रजिस्टर देख रहा है वो देख के बोल सकता है नहीं सर, समाधान नाम के हमारे टेक्नीशियन ने 3:32 पे रिपोर्ट दी है। आप बताइए, इतना अगर क्लैरिटी रहेगी तो सामने वाला भी सोचेगा, है ना। सामने वाला भी सोचेगा अरे फिर मेरे यहाँ पे रिपोर्ट कहीं मिसप्लेस हो गई है क्या। इसलिए डिस्पैच टाइम लिखना बहुत ज़रूरी है। अगेन मैं कई बार देखती हूँ कि ये चीज़ टेक्नीशियंस करते नहीं हैं, जल्दी में होते हैं जो भी है, या हर बार लिखना, रजिस्टर तक पहुँचना, उस चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं समझता उन्हें। बट आप समझिए इस चीज़ का कितना इम्पोर्टेंस है कि पेशेंट को गारंटी से बोलना कि रिपोर्ट गई है
ये भी, और दूसरा आने वाली अगली जो बैच है उसको समझता है कि रिपोर्ट चली गई है, मेरा काम नहीं है, मेरा काम अगले सैंपल्स में है। तो ये उसमें से क्लैरिटी आती है। अब डिस्पैच टाइम और जो कलेक्शन टाइम है उसके बीच का जो फासला है वो हो जाएगा टर्न अराउंड टाइम में, है ना, 2 आवर्स 3 आवर्स। तो आप जो एक दिन भर एक जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है किसी भी लैब का कि भाई हम कितने देर में रिपोर्ट देते हैं, अगली बार आप जब किसी पेशेंट को फेस करते हैं और रीडिंग्स देखते हैं तो धीरे धीरे इस टेस्ट देखते हैं तो धीरे धीरे आपको अंदाज़ आ जाएगा कि इसका टर्न अराउंड टाइम क्या होगा। तो आपको पेशेंट को बताना है ये रिपोर्ट कितनी देर में बनेगी। तो अंदाज से 2 घंटे 3 घंटे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको टर्न अराउंड टाइम का अंदाज़ तब आएगा जब यहाँ आप लिखोगे, बोलोगे कि इसको 4 घंटे लगेंगे, इसके लिए 4 घंटे बाद आओ, इसके लिए कल आओ, किसी का 1 घंटे में टर्न अराउंड टाइम है। तो टर्न अराउंड टाइम लिखते लिखते आपको ध्यान में आ जाएगा। उसके नेक्स्ट जो कॉलम है तो हमारी लैब में टोटल है, पेड है, बैलेंस है। तो पेशेंट का टोटल बिल कितना हुआ था, जिसमें टोटल बिल को अलग लिखा जाता है, कलेक्शन चार्जेस को अलग लिखा जाता है, ठीक है। अगर होम कलेक्शन है तो उसका कलेक्शन चार्जेस लिए जाते हैं, तो इसलिए टोटल उधर आता है। फिर पेड मतलब पेशेंट ने कितने पे किए, और बैलेंस मतलब पेशेंट ने कितने बैलेंस रखे। तो हमारी लैब में एक सिस्टम है कि पहले ही पूरा पैसा एडवांस में ले लेना है, बट पेशेंट कई बार नहीं तैयार होते हैं, है ना, मतलब उनके पास इतनी पैसे की तैयारी नहीं होती, उनको क्या पता इतना बिल होने वाला है, तो जेब में लेके थोड़ी घूमते हैं। तो फिर पेड हो सकता है, पर हमारे लैब में दूसरी सिस्टम है भाई 50% तो पैसे देने पड़ेंगे, फिर ही टेस्ट होगी। फिर आप चाहिए तो ऑनलाइन कर दीजिए जमा, जाके वापस आइए फिर होगा, 50% तो करने पड़ेंगे। ये इसलिए सिस्टम है कि ये ऐसा कई बार देखा गया है कि पेशेंट जो है तो बाद में वापस आते नहीं। फीवर के पेशेंट है और भी कुछ बीमारी है, पेशेंट डॉक्टर ने सैंपल देने के लिए भेज दिया, उधर ट्रीटमेंट भी शुरू कर दी, तो ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक हो गया, आपके यहाँ सैंपल दिया था वो लेने ही नहीं आएगा, आपने तो पूरा रिएजेंट लगा दिया, उसमें खर्चा कर दिया, आपको तो 50% लेनी चाहिए। बहुत सारे आप जितने लैबों में जाओगे आपको दिखेगा थप्पे की थप्पे लगे हुए रहते, पेशेंट रिपोर्ट ही लेने नहीं आए। तो ठीक है 50% तो लेके रखा, 50% लिया तो वो अगला रिपोर्ट लेने तो आएगा आएगा ही, इसलिए 50% का रूल अपने हमारी लैब में है। तो इस प्रकार से टोटल पेड और बैलेंस का ये सिस्टम होता है ना। तो यही सब है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन इन द रजिस्टर ये बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है, इसे हम लोग भी कभी भी न्यू टेक्नीशियंस को नहीं देते, बिकॉज कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो गई, लिखने का तरीका गलत हो गया या पेड टोटल बैलेंस लिखे नहीं गए, तो फिर आगे पूरा मतलब दिस इज़ द हार्ट, रजिस्ट्रेशन इज़ द हार्ट। यहाँ पे अगर गलत नाम लिख दिया, गलत एज लिख दिया, कहीं कुछ कॉलम में कुछ चीज़ें ही नहीं लिखी, फ़ोन नंबर ब्लैंक रख दिया, तो फिर नुकसान होता है, बहुत बड़े नुकसान फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए रजिस्ट्रेशन बहुत ज़िम्मेदारी का काम है और बहुत ज़िम्मेदारी के साथ दी जाती है। तो जब आप ज़िम्मेदार बन जाते हो तब आपके हाथ में रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। तो इस प्रकार से आज का पूरा पहला जो स्टेप है ये हमने सीख लिया है कि पेशेंट आने के बाद, पेशेंट एक्चुअल सैंपल प्रोसेसिंग के पहले हमें क्या करना है, यहाँ तक हमने सीखा है। अगली बार मिलते हैं कुछ इसके अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।